हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हमारे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 9। काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल है ये चैप्टर। आज तक जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा है वहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को डील करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस डील करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन बच्चों। देखो यहां पर फॉर एन एलिमेंट क्वेश्चन फॉर एन एलिमेंट एक्स successive ionization energy are listed as, ठीक है, listed as ionization energy 1 कितना दिया गया है 805 किलोजूल पर मोल, 805 किलोजूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आपको कितना दिया गया बच्चों, सेकंड यहाँ पर 1514 किलोजूल पर मोल। और IE3 आपको कितना दिया गया है, IE3 आपको दिया गया है बच्चों 2518 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर IE4 आपको कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पर IE4 मैंने यहाँ पर 11251 किलोजूल पर मोल। और IE3 आपको कितना दिया गया, IE5 आपको कितना दिया गया है, IE5 आपको दिया गया 14298 किलोजूल पर मोल। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स एटम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोगों के ज़्यादातर कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, बातों को ध्यान से समझना, बस बातों को एक तरीके से समझना है। ठीक है, अब थोड़ा देखो इस क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो। हमको अलग अलग आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। थोड़ा सा एक चीज मैंने आपको बताया था, जो हाफ फील्ड होता है फुल फील्ड होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जो हाफ फील्ड होता है फुल फील्ड होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सोच के देखो, हाफ फील्ड फुल फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब अपने पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होती है, जैसा आप लोग जानते हो बच्चों, सॉल्यूशन में समझना हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन का एनर्जी का वैल्यू किसकी मैक्सिमम होती है बच्चों, आपके नोबल गैस फैमिली की। किसकी बच्चों, नोबल गैस फैमिली की। क्यों होती है बच्चों नोबल गैस फैमिली की हाईएस्ट, इस बात को समझना है। नोबल गैस फैमिली की आपके हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि इसका क्या होता है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा आपका, ये आपका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। ये एलिमेंट आपका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब ये आपका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज नहीं करेगा। ये खुद में क्या है बच्चों, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये खुद में क्या होगा बच्चों, आपका स्टेबल होगा। ये खुद में क्या होगा बच्चों, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कौन सा होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये खुद में आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, खुद में आपका जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। अब सुनो, अब ये बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा लगती है, हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा समझना, अगर मैं स्टेबल टू अनस्टेबल की ओर मूव करूंगा तो क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई लगेगी, बहुत ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर समझना, अगर मैंने बोला IE1 IE2
IE3, IE4, IE5 कौन कौन सी वैल्यू दी गई है? 805, इसके लिए दी गई है 1514, इसके लिए कितनी दी गई है? 2518, इसके लिए कितनी दी गई है? 11251, और इसके लिए कितनी दी गई है? 14298। अब आपको क्या लग रहा है? IE1 का वो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो इसमें कितना जंप है? उतना नहीं है। इसमें आपका कितना जंप है? इतना है। इसमें आपका सडन क्या है बेटा? यहाँ पर सडन आपका हाईली जंप हुआ, सडन हाईली जंप हुआ। यहाँ पर आपका जंप क्या हुआ बच्चों? बहुत ज्यादा हुआ। तो अब समझना बच्चों, यहाँ पर कोई एलिमेंट मैंने x लिया, x से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो x प्लस बना, और ये इलेक्ट्रॉन IE1, फिर x प्लस से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो x प्लस 2 बना, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर x प्लस 2 से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर क्या बन गया? x प्लस 3 बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन, फिर x प्लस 3 से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब x प्लस 4, तो क्या हो रहा है बच्चों? और यहाँ पर x प्लस 4 से x प्लस 5 बन रहा है, ये एक और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला प्रोसेस भी आपका एक बार हो जा रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को होने में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लग रही है? थोड़ा देखो कितनी लग रही है। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा लग रही है। तो इसका मतलब ये है, ये कौन सा बच्चों आपका? स्टेबल है। ये क्या है आपका? स्टेबल होगा। और ये क्या होगा बच्चों आपका? अनस्टेबल। ये प्रोसेस को होने में आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा लग रही है, मतलब ये प्रोसेस आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर सडन जंप हो रहा है, तो इसीलिए इसको ही थोड़ा फोकस करेंगे। अब देखो ये प्रोसेस होने में आपको बहुत ज्यादा आपकी वो एनर्जी लग रही है। आप ऐसा भी देख सकते हो ना। अब ऐसा थोड़ा सा सोचो, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? कम है। इन दोनों में कम है, इन दोनों में आपका क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, ठीक है ना। और इन दोनों में आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो आपका कौन सा होगा बेटा? 3 से 4 जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आपके 3 से 4 जाने में जब आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर से समझो, 3 आपका क्या होगा? ज्यादा आयोनाइजेशन लगने की वजह से ये आपका जो x+3 बन रहा होगा, ये आपका स्टेबल होगा, और इसीलिए इसमें आपकी एनर्जी कम लगी है, और यहाँ पर स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, इसलिए एनर्जी आपकी ज्यादा लगी है। तो आप यहाँ पर आप कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो इजीली? इसके हिसाब से क्या कर सकते हो बच्चों? वी कैन रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। वी कैन रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। मैं ये 3 इलेक्ट्रॉन को काफी इजीली निकाल सकता हूँ, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को मैं अगर काफी इजीली निकाल सकता हूँ, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने बताई थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से मैं अब कितने इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकता हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर वी कैन रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। सो इन वैलेंशियल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब वैलेंशियल में आपके कितने? 3 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद आपका कुछ और होगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को फोकस करो, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, आप लोग थोड़ा समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, काफी इजी है और काफी सिंपल है। आप लोग अगर बेसिक से चलोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ इंडेक्स बना रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 4 एलिमेंट क्वेश्चंस, 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट है मेरे पास, A, B, C, D are given below, समझना, that ionization energy 1, ionization energy 2 and ionization energy 3,
and ionization energy 3 data. Identify the element A, B, C, D as non-metal, metal, noble gas and most reactive metal. सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कौन क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ एलिमेंट ए, बी, सी, डी, ये मैं इंडेक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। IE1, IE2, IE3, ठीक है। ये हो गया ए आपका 112, ये आपका 580, ये आपका 1525, ये आपका 3215, ये आपका 2152, ये आपका 919, ये आपका 3128 और यहाँ पर आपका 4518, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 3591 और 5198, 4521, 5789, ये सारे के सारे आपके किसमें किलोजूल पर मोल में, किसमें बेटा किलोजूल पर मोल में। ये सारे के सारे आपके किलोजूल पर मोल में दिए गए, ठीक है ना, एटम में नहीं दिए गए। तो आप लोग जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। काफी इजी है, फंडामेंटली काफी सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या पता करना है बच्चों, अब आपको क्या पता करना है इसमें, आप लोगों को ये पता करना है कि आपका नॉन मेटल कौन है, मेटल कौन है, नोबल गैस कौन है और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, ये आप लोगों को पता करना है। कैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल क्या करता है बच्चों, which can remove the electron easily, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, that is called what, मेटल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, which can lose electron from outermost shell easily, that is called metal। और most reactive कौन होगा बेटा, जो और ज्यादा इजीली आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। तो मैं एक एक करके डेफिनेशन लिखवाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेटल क्या होता है, अब समझना, मेटल क्या होता है, मेटल की डेफिनेशन क्या होता है, which can loses वो इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, metals have a tendency to lose electron, मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, ये बात है आपका। अब देखो, मेटल में आपके जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी, तो इसका मतलब कोई मेटल है ए से ए प्लस जाना चाहेगा, बहुत इजीली चला जाएगा, क्योंकि उसके पास तो टेंडेंसी है ना, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। तो इस वक्त आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वेरी लेस होता है मेटल का मतलब क्या होगा, वेरी लेस। तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा कम। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों, बहुत ही ज्यादा कम। तो यहाँ पर मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होती है मेटल की आपके आयोनाइजेशन एनर्जी आपके मेटल की क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा कम होती है। बात क्लियर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल आपका सबसे कम होगा। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है बच्चों, एक तो बी की है और एक ए की है, समझ में आएगा। एक आपके ए की है, ए बी क्या होगा बच्चों, आपका मेटल होगा। ए बी आपका क्या होगा बच्चों, आपका मेटल होगा, ठीक है। ए बी आपका क्या होगा बच्चों, मेटल होगा। मैं डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में इस क्वेश्चन को।
उतना डिटेल में नहीं पूछा गया, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में आपको बताता हूँ। अब सेकंड, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? नहीं करेगा। नॉन मेटल नेवर लूज एनी इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। जब नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या होगा? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है विच नहीं, नॉन मेटल have a tendency to accept electron, have a tendency to accept electron, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी करेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने मान लिया कोई ए से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल रहा हूँ, ए से ए, वो कोई आपका नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है और आइसोलेटेड गैसेस होगा। यहाँ पर ये मैंने मेटल माना हुआ है, ठीक है, ये मेरा नॉन मेटल है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो ये तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये तो आपका लूज करने की टेंडेंसी तो नहीं रखेगा। क्या रखेगा बताओ? क्या ये आपका लूज करने का टेंडेंसी रखेगा? नहीं रखेगा। जब ये आपका लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों आपके हाई होती है, ठीक है। और नॉन मेटल में एक और आता है नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है बच्चों? नोबल गैस कौन से होते हैं बच्चों? विच हैविंग fulfilled electronic configuration, fulfilled electronic configuration, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉन रिएक्टिव, वो किसी के साथ आपका रिएक्ट ही नहीं करते। अब ये बताओ, किसी भी केमिस्ट्री का कुछ भी हो, किसी को भी किसी के साथ रिएक्शन करना हो तो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। जब ये आपका नॉन रिएक्टिव है तो क्या ये प्लस में कन्वर्ट होगा? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन को, देखो केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी को रिएक्टिव बनना होता है तो या तो वो अपने आप को प्लस में कन्वर्ट कर देगा या तो वो अपने आप को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब प्लस में किसे कन्वर्ट करेगा? समझना बात। अगर मैं बोलना चाहूं कि ये आपका नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब इट कैन नॉट, ये अपने आप को ना तो प्लस में कन्वर्ट करेगा ना ही माइनस में। तो नॉन रिएक्टिव हमेशा कौन होता है बच्चों? नॉन रिएक्टिव आपका कौन सा होता है? नोबल गैस। तो जब ये ना तो ऐसे जाएगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ही नहीं, और जब ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? वेरी हाई। तो अब दो पॉइंट आप लोगों के सामने आ गए कि ये तो आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका होगा नॉन मेटल, ये होगा आपका नॉन मेटल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चों नॉन मेटल। और ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा नोबल गैस। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये आपका हो जाएगा नोबल गैस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये दोनों आपके क्या है बच्चों? मेटल है, बोथ आर व्हाट? मेटल। अब मेटल में भी दो पॉइंट आ गए, हाई रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल और मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होगा बच्चों? तो समझना, यहां पर मेटल में एक होता है लेस रिएक्टिव मेटल, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव मेटल। और जो इजीली अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मेटल में भी दो कैटेगरी आ गई कि मेटल में भी हम बोल सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यही लिख देता हूं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या करेगा बच्चों? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर easily remove most reactive metals are easily remove reactive metal can easily remove इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देंगे। अब बहुत ही आसानी से रिमूव कर देंगे, इसका मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का है इसका तो आपका लेस होगा, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का होगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी लेस। उसका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका वेरी लेस। तो सबसे कम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है बच्चों? इसकी है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट।
मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोलेंगे, नॉट एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसको बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और ये क्या होगा, केवल और केवल ओनली मेटल। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होगा, इसमें से अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होगा, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आपका कौन सा होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा अगर इसको और आप लोग डिफाइन कर सकते हो, इसमें आप लोगों को बताना है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, वो आप लोग एक बार कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और थोड़ा सा वो हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम, ये तो मैंने बता दिया आयोनाइजेशन वो एनर्जी के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब हम हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा टर्म्स है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट रिवर्स फिनोमिना ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट रिवर्स फिनोमिना होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर समझना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर मैं थोड़ा एक बेसिक बताऊंगा बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों, बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा, थोड़ा सा सोचो, अपने माइंड पर जोर डालो, आप लोगों को आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका सिंपल होता है। एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, प्यार, सिंपल, अपने पास बुलाने की टेंडेंसी। तो एफिनिटी वो वर्ड का मतलब क्या होता है, अपने पास बुलाने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, समझना बात। आइसोलेटेड, ये भी क्या होगा बच्चों आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो आपका क्या बनेगा, ए माइनस गैस। तो यहाँ पर समझना वो एडिशन ऑफ आइसोलेटेड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए में ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन, ए में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, गैसियस एटम, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। बात समझ में आ गई। अब बात समझना, थोड़ा सा एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में यहाँ पर एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी बच्चों, अभी थोड़ा ध्यान रखो, रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी बच्चों आपकी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका क्या होगा बच्चों, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो कैसे होगी उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। यहाँ पर आपके एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज्ड होगी। और रिलीज्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलीज एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टर्म अलग है, रिलीज्ड है। ठीक है, ये आपका रिलीज है, चेंज नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुको। ये टर्म्स पे फोकस करना, मैंने क्या लिखा है, इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा और यहीं पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, गारंटी है। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा फोकस करो। ठीक है, आप समझो। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, एनर्जी रिलीज during the addition of electron in isolated gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, this energy release is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आपके एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये आपका कौन सा प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट,
एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका एक टाइप का क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये बात आप लोग जान लो, ये बात आप लोग जान लो। अब बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में थोड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर आप लोगों के साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है। साइन कन्वेंशन में कैसे मिस्टेक होती है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन में यहाँ पर किस तरीके से मिस्टेक होती है आप लोगों से, वो मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। अब देखो एनर्जी रिलीज क्या होता है। एनर्जी रिलीज को मैं अगर फॉर्मूला के वे में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड। और मैं अगर फॉर्मूले के वे में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? EI माइनस EF। मतलब वो EI का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। E इनिशियल माइनस E फाइनल, समझ में आया? E इनिशियल माइनस E फाइनल। पहले जो एनर्जी थी, बाद में जो एनर्जी हुई, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये आपका एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन चेंज इन एनर्जी क्या होता है? चेंज इन एनर्जी क्या होता है? किसी भी चीज का चेंज हमको निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ कि चेंज इन एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E फाइनल माइनस E इनिशियल। E इनिशियल होगा कि नहीं होगा? ये आपका हो जाएगा E फाइनल माइनस E आपका E इनिशियल होगा। E का मतलब आपका क्या है बच्चों? एनर्जी। अब देखो फाइनल में से जब मैंने इनिशियल को हटाया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? चेंज इन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E। और जो कि आपके किसके इक्वल है? एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज क्या होता है बच्चों आपका? अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी रिलीज आपका क्या होता है बच्चों? एनर्जी रिलीज आपका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एनर्जी रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन एनर्जी, नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब एनर्जी में चेंज होने का ये क्या है बच्चों? आपका नेगेटिव साइन है। बात समझ में आया? बेटा मैंने यहाँ पर एनर्जी रिलीज लिखा था जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल था, ना कि मैंने चेंज इन एनर्जी लिखा था। इस बात को ध्यान से समझो, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। मतलब ये यहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। दो बार इसको पोज करके बार बार इसको एक बार समझने की कोशिश करो। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है पहले जो था बाद में जो था, पहले में से बाद वाला माइनस कर दो। लेकिन चेंज का मतलब क्या होता है? जो बाद में वैल्यू आई उसमें से पहले वाला माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड चेंज। तो चेंज का नेगेटिव होता है, ठीक है? चेंज का आपका क्या होगा? नेगेटिव। और जो ये एनर्जी चेंज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? यही हमारा होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच इसी को बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी। सॉरी, इसको पूरा लिख देता हूँ, डेल्टा ई। इसी चेंज को मैं बोलता हूँ डेल्टा एच ईजी, जो कि आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो कि आपका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो कि आपका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बार बार मैं स्ट्रेस दे दे के बोल रहा हूँ, मतलब ये 100% है, ठीक है? यहाँ तक समझ लो। अब मैं क्या बोलूंगा? फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? फाइनली मैं यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका नेगेटिव साइन होता है किसका? नेगेटिव साइन होता है किसका? नेगेटिव साइन आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है, ठीक है? अब समझो यहाँ पर। अब इसी से मैं आपको एक टर्म्स में मैं आपको डिफाइन करता हूँ, उस चीज को समझना, उस चीज को आप लोग समझना, फिर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा। थोड़ा सा और भी मैं एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से फोकस करो बच्चों। साइन कन्वेंशन अगर आपको आ गया तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस डेल्टा एजी, ये भी हो जाएगा, ठीक है? अब एक चीज समझना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है? अब इस बात को समझना कि अब देखो इफ यहाँ पर दो कंडीशन बनाता हूँ मैं, केस 1 और केस 2। दो अलग अलग कंडीशन में आप लोगों का प्रिपेयर करता हूँ, उसको समझते हैं। दो अलग अलग कंडीशन में आपको बताता हूँ,
ठीक है। इफ अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर आपका एक्सोथर्मिक होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर आपका क्या हो बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो। कौन सा फिनोमिना हो, एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो। अगर आपके इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा हो बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो, तो क्या होगा, इफ addition of electron is exothermic, अगर आपके एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक्सोथर्मिक हो, और यहां पर अगर आपका इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, ये आपका एंडोथर्मिक हो। बात समझ में आ गया। दो तरीके का मैंने कंसेप्ट बताया आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक्सोथर्मिक हो और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो बच्चों, एंडोथर्मिक हो, एक बार एक्सोथर्मिक हो। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका एंडोथर्मिक होता है तो आपका डेल्टा एच ऑफ ईजी क्या होता है बच्चों, डेल्टा वो एच ऑफ वो ईजी आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बच्चों आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक होगा, अगर ये आपका क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ ईजी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाला जो कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन आपका फेवरेबल होता है, ये वाला कंडीशन आपका कैसा होता है, फेवरेबल होता है, और ये वाला अनफेवरेबल होता है, ठीक है, अनफेवरेबल होता है। बेटा उसको सही कर लेना, पहले मैंने कहीं लिखाया था शायद से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना होता है, नहीं एंडोथर्मिक नहीं होता बच्चों, वो एक्सोथर्मिक होता है, उसको करेक्ट कर लेना। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा, ये आपका फेवरेबल कंडीशन है, ये आपका फेवरेबल है, ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, मतलब ई की वैल्यू आपकी क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जिसके लिए ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिसके लिए ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसका मतलब क्या है, वो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या होगा, वी कैन नॉट एड इलेक्ट्रॉन इन दिस, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते, ये वाले कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन ये वाले कंडीशन में वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता हूं। यही दोनों बात ध्यान रखो। फेवरेबल वर्ड का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फेवरेबल वर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अब बात क्लियर है। अब हम इसका ट्रेंड समझते हैं। क्या समझते हैं अब हम इसका ट्रेंड्स? तो ट्रेंड समझते हैं बच्चों पहले। तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड आपका क्या होता है, मतलब किस तरीके से आपका इसका ट्रेंड वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में, उसको अब हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका क्या, न्यूक्लियाई जो इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगा रहा होगा, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका कुछ होगा बच्चों ट्रेंड। अगर मैं बात करूं सिमिलरली, समझना आप, समझना काफी इजी है बच्चों। अब देखो यहाँ पर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियाई, आपका कहाँ ज्यादा होगा, ये आपका कहाँ ज्यादा होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। और ये वाला आपका कहाँ ज्यादा होगा, जिसका आपका साइज ज्यादा होगा। ये पूरा ऑर्डर मैंने बना दिया, आप कुछ समझो ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो साइज भी आपका बढ़ेगा,
अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपका जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला हम कब कंसिडर करेंगे, देखो 2 पॉइंट कंसिडर करना होता है, हम एक्चुअली इसको और इसको कंसिडर करके चले जाते हैं, ये वाला भी कंसिडर करना होता है। ये दोनों में ये वाला सबसे ज्यादा कब कंसिडर करना होता है, इसको कंसिडर करने का मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इट विल बी कंसिडर व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सो हाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जब आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो। एक तो तब कंसीडर किया जाएगा और एक कब कंसीडर किया जाएगा बच्चों इसको, एक तो तब कंसीडर किया जाएगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो एंड साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, तब हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तब हम इसको कंसीडर करेंगे, वैसे जनरली इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा इसको कब कंसीडर करना है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा तब आपको कंसीडर करना होगा, ये एक्सेप्शन में आएगा, ये एक्सेप्शन में आता है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया स्ट्रेस दे देके। तो इस चीज को ध्यान से समझो, ये ध्यान से समझो। अब देखो, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट न्यूक्लियाई और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पास में हो, न्यूक्लियाई और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पास में हो। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कब पास में होगा, जब इसका साइज छोटा होगा। जब आपके एटम का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियाई इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन जब साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियाई है और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, हायर डिस्टेंस पे होगा, और साइज बड़ा होगा तो हायर डिस्टेंस पे होगा, तो क्या वहां पर इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब थोड़ा सोचो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कौन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड एफिनिटी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें साइज छोटा होगा, जिसमें साइज छोटा होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इसमें, अगर मैं बात करूँ इन ग्रुप की, किसकी बात करूँ बच्चों में, इन ग्रुप की। अगर मैं इन ग्रुप में बात करूँ तो इन ग्रुप में क्या होगा बेटा, यहाँ पर इन ग्रुप में क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। इन ग्रुप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझो। इन ग्रुप में आपका होगा बच्चों, when we move downward in ग्रुप में जैसे ही मैं डाउनवर्ड इन ग्रुप करता हूँ तो आपका क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज होता है। क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन साइज, मतलब साइज में इंक्रीमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही मैं पीरियड में बात करूंगा तो पीरियड में क्या होगा बच्चों, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। तो इन पीरियड क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझना। इन पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, when we move left to right direction, जब मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। और अगर आपका जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, hence electron affinity is also increase। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा पीरियोडिक टेबल में और यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, यूं जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन आपका एफिनिटी बढ़ेगा, और यूं जाएंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका बढ़ेगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ आपका एक्सेप्शन होगा जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को एक्सेप्शन बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से होंगे बच्चों एक्सेप्शन इसका,
तो देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर एक्सेप्शंस। तो सबसे पहला एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शंस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप वाइज हम लोग एक्सेप्शंस को समझते हैं, ग्रुप में कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं ग्रुप वाइज अगर मैं एक्सेप्शन को देखूंगा तो ग्रुप वाइज सबसे पहले आपका कौन सा एक्सेप्शन होगा बच्चों? ग्रुप वाइज में सबसे पहले आपका आएगा कौन सा? देखो इन ग्रुप में सबसे पहला एक्सेप्शन आपका होगा कौन सा? देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप और सेवंथ ए ग्रुप, ये कुछ ग्रुप है। यहाँ क्या होगा? कहे शिवजी, सुने पार्वती। यहाँ क्या होगा? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा ओ सुनील शेट्टी, तेरी पावर। और यहाँ क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई अर्थ। ठीक है, ये कुछ होगा। ठीक है, ये तो मैंने ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है? जनरली क्या होता है? जनरली समझना, अभी भी मैंने बताया, जनरली अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका डिक्रीज होगा। कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शन आया है, और एक्सेप्शन का मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन को समझते हैं। यहाँ पर इसके एक्सेप्शन को समझते हैं। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेनेशन हम देंगे अच्छे से। पहले हम इससे रिलेटेड ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम समझेंगे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कौन सी फैमिली का होगा? हेलोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन फैमिली का, फिर आपका कार्बन फैमिली का। नहीं, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ये पीरियड में भी एक्सेप्शन है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पहले आप लोग ग्राफ के हिसाब से समझो, तब आपको ग्राफ में ही समझा दूंगा मैं सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्राफ में देखो, सबसे पहला फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन बनाया, ये मैंने आपका क्लोरीन बनाया, ये मैंने आपका क्या बनाया? ये मैंने आपका यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद मैंने ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये कुछ होता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौन सा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सॉरी बच्चों, ध्यान से समझना। इसके बाद आपका क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पर टिन। ये मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। अब हम इस पर मैं वैल्यू रखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पर आपका जर्मेनियम के बाद यहाँ पर टिन, यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी कुछ नेगेटिव वैल्यू जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपका जीरो यहाँ पर है, रेफरेंस लाइन आपका यहाँ पर है, ये आपका रेफरेंस लाइन है, ये आपका जीरो लाइन है। अब इसके नीचे आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी किस में बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके नेगेटिव में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पॉजिटिव में। ठीक है, और ये आपका क्या है बच्चों? ये आपके एलिमेंट्स के टुवार्ड मैंने ग्राफ बनाया। देखो अब समझना बच्चों, इस ग्राफ में आपको सबसे ज्यादा क्या समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे ये कौन सा पीरियड एलिमेंट है? ये सब आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट है, देखो। और ये आपका कौन सा पीरियड एलिमेंट है? थर्ड पीरियड एलिमेंट। बात समझ में आई? ये आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अब देखो ग्राफ में जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो नाइट्रोजन के बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसका ज्यादा हो रहा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का, और थर्ड पीरियड एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन
सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, मैंने आपको सबसे पहले बताया था बच्चों, एक्सेप्शन में वो वाला ट्रेंड आपका काम आएगा। फिर से रिपीट करके उस तरफ देखो आप लोग, एक बार उस तरफ देखो जहां मैंने लिखवाया था, उस तरफ देखो, वहां ज्यादा ही काम आएगा। तो देख लेते बच्चों यहाँ पर electron affinity is directly proportional to what? Electron affinity is directly proportional to the force between nuclei, electron to nuclei, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में किसका ले लेता हूँ, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का एग्जाम्पल। अभी देखो मैं इन दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। मैं इन दोनों का लेता हूँ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ वही सारी चीजें सिमिलरली इसमें हुई, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर देख लेते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्या है बच्चों, हाई है, मतलब यहां पर भी आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर भी वैलेंस शेल 5 से ज्यादा वाले में, यहाँ पर 4 से ज्यादा वाले में आपके लग जाएंगे। जिसमें 4 से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें वो रूल लगेगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हाई है, कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, ठीक है। बट साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्जर देन साइज ऑफ फ्लोरीन, साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्जर देन साइज ऑफ फ्लोरीन। अब बात समझना, साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्जर देन साइज ऑफ फ्लोरीन। अब इसमें क्या हुआ, अब प्रॉब्लम कहाँ आई, तो आप देखो प्रॉब्लम कहाँ आई समझना। मैंने आपको बताया था कि साइज अगर क्लोरीन की ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो अकॉर्डिंग टू साइज मैंने जब देखा तो क्या हुआ बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू साइज जब मैंने देखा तो यहां पर क्या हुआ, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका किस में ज्यादा है बच्चों, फ्लोरीन में ज्यादा है, एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन किस में बच्चों, क्लोरीन से ज्यादा किस में बच्चों, फ्लोरीन में। मतलब फ्लोरीन का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से। बट अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स करके देखूं तो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होगा बच्चों, आपका क्लोरीन में, आपके फ्लोरीन में आपका ज्यादा होगा, फ्लोरीन में आपका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा साइज के हिसाब से। यहाँ पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका इसमें आपका एफ में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका एफ में ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो ये दो चीज है। अब इस बात को समझो, ठीक है, अब इस बात को समझो कि साइज के हिसाब से न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन पावर है वो किस में ज्यादा है, किसमें, हाँ फ्लोरीन में ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब समझना बच्चों, मैं दो आपके एटम बनाता हूँ, एक मैंने बनाया स्मॉल एटम, एक मैंने बनाया लार्ज एटम। ये मैंने बनाया क्लोरीन, ये मैंने बनाया क्लोरीन, ये मैंने बनाया फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन की यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 दैट इज व्हाट, ये सारे के सारे वैलेंशियल आपके इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाट, दैट इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा और ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपके क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके क्लोजली पैक्ड है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी अच्छे से, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके क्लोजली पैक्ड है। अब क्लोजली पैक्ड होगा, स्मॉल साइज में क्लोजली पैक्ड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोर्स आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो इसको ऐड करने के लिए मुझे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको ऐड करने के लिए मुझे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
जो इसका न्यूक्लियाई है, जो आपका फ्लोरीन का जो न्यूक्लियाई है वो इसको अट्रैक्ट उतना नहीं कर पाएगा। अब बात यहाँ पर क्लोरीन का जो न्यूक्लियाई है वो उसको अट्रैक्ट इजीली कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये वाला फोर्स क्या होगा, वीक होगा। यहाँ पर ये हाईली अमाउंट में फोर्स लगेगा। बात को ध्यान से समझना है, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ। देखो छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन पास है। अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स इसमें क्या लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। जहां पर साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स आपका क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स अगर ज्यादा लग रहा होगा तो ये जो न्यूक्लियाई है वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ रिपल्सिव फोर्स भी तो ज्यादा लग रहा है, तो अट्रैक्ट क्या वो इजीली कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब यहाँ पर अट्रैक्ट इजीली नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पर मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की, और एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मैं इस फिनोमिना को करवा सकता हूँ। तो समझना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन के ऐड करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, आपका ये वाला कर लेगा, ये वाला आपका करेगा नहीं करेगा, ठीक है। जिसका साइज छोटा होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लविंग टुवर्ड इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड आपका लव, ठीक है। एटम का लव है किसके टुवर्ड, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इजीली ऐड नहीं होगा, यहाँ पर इजीली ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पर एनर्जी रिलीज कम होगी। अब जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो एनर्जी रिलीज कैसे ज्यादा होगी, तो आपका क्या आएगा फाइनली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा क्लोरीन से। ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और आप मैंने वीडियो को बैक लेके फिर से रिपीट करो मैंने क्या समझाया, और देख के मतलब अपनी कॉपी में फिंगर रख के इसको समझो, बहुत ही इजीली समझ में आपका आ जाएगा। काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। एक तो था ये वाला एक्सेप्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं एक्सेप्शन इन पीरियड में क्या एक्सेप्शंस है, पीरियड के एक्सेप्शंस को अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। पीरियड में एक्सेप्शंस को, तो इन पीरियड, और ये एक्सेप्शन बेटा आपको कम से कम मैं हर जगह यूज करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पर भी मैं बोलूंगा, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो स्टेटमेंट है वो कम से कम मैं पूरे 12th क्लास खत्म होते होते 3 से 4 बार तो पूरा मैं वैसे ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, और 10 से 12 बार मैं वही स्टेटमेंट आपके रिपीट करने वाला हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से फोकस होकर समझिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला इन पीरियड में क्या होगा बच्चों, अब देखो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखी जाएगी बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से आ गया बच्चों, ये फिर से आ गया सेम चीज। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी किसकी सबसे ज्यादा होती है, आप लोगों को पता है किसकी सबसे ज्यादा होती है, हाफ फील्ड की या फुल फील्ड की या पार्शियली फील्ड की। तो आप लोग एक बार मन में आप लोग, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका रिप्लाई आप लोग मन में बोला करो ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब समझो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी किसकी होती है सबसे ज्यादा, फुल फील्ड की होती है। उसके बाद आपकी किसकी होती है बच्चों, हाफ फील्ड की। उसके बाद आपकी किसकी होती है, हाफ फील्ड की होती है। और हाफ फील्ड के बाद आपकी किसकी होती है बच्चों, पार्शियली फील्ड की, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल की होती है, ठीक है। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल की होती है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है। अब आप लोग जानते हो बच्चों, जैसे ही पीरियड में मैं मूव करूंगा, देखो पीरियोडिक टेबल में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे ही मैं मूव करूंगा तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इस कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट के बारे में आपको अब समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता है बच्चों, इसका होता है फुल फील्ड, इसका होता है फुल फील्ड, इसका होता है बच्चों आपका हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड, और इसका होता है फुल फील्ड। अब देखो यहां पर फुल फील्ड है, समझना बात, ये एक
ये आपका फुल फील्ड है। समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फुल फील्ड है। फुल फील्ड में मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ के मैंने क्या बनाया, ए माइनस। इलेक्ट्रॉन को जोड़ के मैंने क्या बनाया बच्चों, ए माइनस। फुल फील्ड में मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ के क्या बनाया बच्चों, ए माइनस बनाया। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ के जब मैंने ए माइनस बनाया तो क्या ये मेरा ए माइनस, जो मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ के यहाँ पर ए माइनस बनाया, ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपका स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन को जोड़ते ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल तो क्या ये प्रोसेस में आपकी एनर्जी, वो क्या ये प्रोसेस आपका मतलब इजीली होगा, ये प्रोसेस आपका इजीली नहीं होगा। इस प्रोसेस में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। वी विल प्रोवाइड एनर्जी, हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे ही हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। जैसे बाहर से अगर सिस्टम अगर एनर्जी लेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इसके लिए आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आपके नेगेटिव। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आपके नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ग्राफ में बनाता हूं, ग्राफ प्लॉट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गया आपका, ये वाला आपका हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11। ठीक है, 10 तक ही काफ़ी है, 10 तक ही काफ़ी, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपका पीरियोडिक नंबर है। ठीक है, तो लिथियम का यहाँ होगा। ठीक है, जनरली यहाँ से यहाँ जाते तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है क्योंकि साइज डिक्रीज होती है, साइज आपकी डिक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती है। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ले देखिए आप कंप्लीट बात बोलो, यहाँ से यहाँ जाते तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, जनरली तो ऐसा होता है। लिथियम के बाद आपका क्या होगा बच्चों, बेरिलियम। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि क्या है बच्चों, ये आपका फुल फील्ड है। ये क्या है बच्चों, आपका फुल फील्ड है। ये क्या है बच्चों, आपका फुल फील्ड है, इसलिए इसका नेगेटिव होगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, लिथियम बेरिलियम, यहाँ आ जाएगा आपका कुछ बोरोन। बोरोन के बाद आपका यहाँ आ जाएगा आपका कार्बन। कार्बन के बाद यहाँ कुछ आपका नेगेटिव यहाँ कुछ आपका हो जाएगा। ये आपका 7 है तो नेगेटिव आपका यहाँ कुछ हो जाएगा, नेगेटिव आपका यहाँ कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कौन सा, ये लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कुछ हो जाएगा, फिर आपका फ्लोरीन यहाँ कुछ हो जाएगा, और आपका वो नोबल गैस यहाँ कुछ होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर Na। तो यहाँ से क्या पता पड़ रहा है, अब देखो ऑर्डर कैसे बन रहा है। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, हमको इस ग्राफ से एक चीज समझ में आ रहा है, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्टेबल यहां गलत कर दिया, अरे यार यहां गलत कर दिया, 2 मिनट रुकना बच्चों। हाँ, जो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से जो आपका बन रहा है बच्चों, उसकी वजह से जो आपका कर्व बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, देखो ये इस तरीके से। हाँ, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलो, या फिर आप क्या बोलो, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपके स्टेबल है, दोनों आपके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं बच्चों, आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों आपके कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हमको क्या करनी पड़ती है, वी विल प्रोवाइड द एनर्जी, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट, नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबकी नेगेटिव हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। तो सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बोलना चाहूँ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद आप किसको लगाओगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आप किसको लगाओगे, कार्बन। कार्बन के बाद आप किसके लगाओगे, बोरोन। बोरोन के बाद आप किसको लगाओगे, लिथियम। लिथियम के बाद आप किसको लगाओगे, 100% नाइट्रोजन। थोड़ा सा लेवल ऊपर है इससे और इससे थोड़ा सा ऊपर है। सबसे कम आपका नियोन है, सबसे कम आपका कौन है, नियोन है, थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आपका बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आपका नियोन। तो ये तो था हमारे सेकंड पीरियड के लिए। किसके लिए था बच्चों, ये हमारे सेकंड पीरियड के लिए। अगर मैं बात करूं कि थर्ड पीरियड के लिए क्या होगा, थर्ड पीरियड के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। थर्ड पीरियड के लिए भी आपका कुछ ऐसा ही होगा। तो थर्ड पीरियड के लिए आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। ये आपका किसका ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बताओ क्या होगा थर्ड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड के लिए आप लोग होमवर्क करना, थर्ड पीरियड के लिए आप लोग होमवर्क करना। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकाला है। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, उतना टफ नहीं है। तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी बचा है इसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन आफ्टर हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपको आ गई तो ये समझो कि आपको मैक्सिमम पोर्शन आ गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसा पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है जो कि आपको पूरे साल तंग करेगा। तो इसीलिए मैं जो बोलूं उसी टाइम आप उसको कवर करते जाओ। ठीक है, उसी टाइम आपको कवर करते जाओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गई तो ये समझ लो आपको ये आप समझ लो कि आपको 40% केमिस्ट्री आ गई, अगर आपने अच्छे से उसका एप्लीकेशन समझ लिया तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।